हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है हमारा थर्ड। और इसमें हम जो भी लेटेस्ट सिलेबस है आपका 2023-24 का उसके अकॉर्डिंग इसको करने वाले हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। फर्स्ट बुक में से आपके ये चैप्टर इस बार आपके सिलेबस में आ रहे हैं, और आप थोड़ा सा इसको लास्ट ईयर के सिलेबस से कंपेयर कर लो ताकि आपको पता लग जाए। कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि क्या कौन सी चीज़ इस साल आ रही है नहीं आ रही है, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो देखिए, लास्ट ईयर में आपको ये पढ़ना था कि साउथ एशिया के जो देश हैं, पाकिस्तान के बारे में, नेपाल के बारे में, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है, इनके बारे में, यहाँ पे जो लोकतंत्र है इसके बारे में, यहाँ पे शांति या फिर जो विवाद चलते रहते हैं उसके बारे में, ये टॉपिक पढ़ने थे। लेकिन इस साल क्या है, आपका ये मेन टॉपिक बचे हुए हैं जिसमें आपको पढ़ना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो सैनिक शासन है और जो लोकतांत्रिक सरकार रही है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है कि जो नेपाल में लोकतंत्र है और उससे पहले जो राजतंत्र था, राजशाही था, उसके बारे में आपको यहाँ पे देखना है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा श्रीलंका के बारे में। ठीक है, श्रीलंका जो है एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पे कुछ विवाद है, ठीक है, जातीय संघर्ष है यहाँ पे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है इसको देखना है। ठीक है, इंडिया और उसके जो नेबर कंट्री है यानी कि जो उसके पड़ोसी देश है उसके बारे में आपको पढ़ना है। लास्ट में आपका शांति और सहयोग वाला टॉपिक है। तो ये टॉपिक है, और जो एनसीईआरटी है इस साल की, तो इस साल की एनसीईआरटी में ये वाला चैप्टर आपको डिक्टो दिया हुआ है। तो अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इसी क्रम में मिलेगा सब कुछ, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है। तो मैं आपको पूरा कवर कराने वाला हूँ चैप्टर, इसी वीडियो में आपका कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा और इससे बाहर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आते हैं इसी कंटेंट में से आ जाएंगे जो आपको वीडियो में बताए जा रहे हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है, और आपको नोट्स हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे eklavyastudypoint.com। वहाँ से भी आप हमारे नोट्स को पढ़ सकते हो। चैप्टर वाइज नोट्स, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेबसाइट के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हमारे ये जो पीडीएफ है लेक्चर की, ये मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर की। ये है साउथ एशिया के ऊपर, यानी कि दक्षिण एशिया के ऊपर ये चैप्टर है। तो देखिए, दक्षिण एशिया जो है, दक्षिण एशिया मैप में अगर हम देखें तो कहाँ पे आता है, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दक्षिण एशिया में आ जाता है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में मेनली कौन कौन से देश आते हैं, इसमें भारत आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इसमें काउंट कर लिया जाता है, अफगानिस्तान और म्यांमार को भी। ठीक है, तो ये दक्षिण एशियाई देश हैं। और दक्षिण एशिया आपको और अच्छे से समझना है तो एक बार आप ये मैप देखिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट आपका मैप जो है, इसमें आपको यहाँ पे इंडिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके साथ में आपको पाकिस्तान दिख रहे हैं, अफगानिस्तान दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपको नेपाल दिख जाएगा, भूटान दिख जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश दिख जाएगा, म्यांमार दिख जाएगा, श्रीलंका दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे देश किस में आ जाते हैं, दक्षिण एशिया में आ जाते हैं। यानी कि ये जो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा दक्षिण एशिया का है। ठीक है, अब समझते हैं दक्षिण एशिया के देश जो है यहाँ पे किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है। तो देखिए, दक्षिण एशिया के जो देश हैं इनके बीच में अलग अलग प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है। जैसे भारत और श्रीलंका की बात करें तो देखिए, भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था और श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, और दोनों देशों में आज़ादी के बाद से आज तक श्रीलंका और भारत में दोनों जगह लोकतंत्र जो है वो सफलतापूर्वक कायम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है आज तक। तो ये आपको क्लियर है। इसके बाद है नेपाल। नेपाल में क्या था, देखिए अब तो लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन यहाँ पे पहले राजतंत्र होता था, यानी राजशाही होती थी, उसके बाद ये लोकतांत्रिक सरकार के रूप में बना है। फिर इसके बाद है पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं इन दोनों देशों में सैनिक शासन भी रहा है और लोकतांत्रिक शासन भी रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे कभी सैनिक शासन आ जाता है तो कभी लोकतांत्रिक शासन आ जाता है। और मेनली पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार भी आ जाती है कभी, तो कभी सैनिक शासन आ जाता है। हालांकि लोकतांत्रिक सरकार जो है वो केवल नाम की लोकतांत्रिक सरकार है। जो यहाँ पे पाकिस्तान में असली पावर होती है ना, जो सत्ता, वो सेना के हाथ में ही होती है। ठीक है, सेना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। नेक्स्ट है भूटान में राजतंत्र। भूटान जो है यहाँ पे राजतंत्र था, लेकिन अब यहाँ पे बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए यहाँ पे कदम उठाए जा रहे हैं। मालदीव की बात करें तो 1968 तक ये एक सल्तनत हुआ करता था। ठीक है, लेकिन बाद में इसे एक रिपब्लिक बना दिया गया और यहाँ पे अध्यक्षात्मक जो शासन की प्रणाली होती है इसको अपनाया गया है।
तो ये तो हो गए भाई दक्षिण एशिया के मेन देश, और यहाँ पे किस प्रकार की शासन व्यवस्था है ये हो गई। अब आगे देखते हैं। अब बात करेंगे दक्षिण एशिया के जो देश हैं इनकी मुख्य समस्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में ही आता है। तो देखिए दक्षिण एशियाई देश है ना, इनकी सबकी अपनी अलग अलग तरह की समस्या है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए दक्षिण एशिया जो है ये संघर्ष वाला क्षेत्र है, यहाँ पे विवाद चलते रहते हैं। दक्षिण एशिया के देशों के बीच में सीमा विवाद है, ठीक है। इनके बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद देखने को मिल जाता है। कुछ देशों में जातीय संघर्ष देखने को मिल जाता है, जैसे आपको श्रीलंका के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। दक्षिण एशिया एक संवेदनशील इलाका है, तो ये समस्या है यहाँ इन दक्षिण एशिया वाले एरिया में, तो ये समस्या आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, नेपाल, ये सारा धीरे धीरे करके सारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। तो देखिए पहले पाकिस्तान जो है वो भारत का भाग था, यानी पूरा का पूरा ये भारत का ही हिस्सा होता था। क्या हुआ 1947 में जब भारत आज़ाद होता है उस समय देश का बंटवारा हो जाता है, यानी कि दो हिस्से, दो टुकड़े बना दिए जाते हैं, ठीक है। एक पाकिस्तान हो जाता है और एक भारत हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से बंटवारा हो गया था। और पाकिस्तान भी दो होते हैं, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान है, एक पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज के समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस तरीके से बांट दिया गया था, यानी पाकिस्तान जो थे वो दो बनाए गए थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान था और एक पूर्वी पाकिस्तान था। भारत में तो आज़ादी के बाद से सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है, हमने पढ़ा है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे सेना का शासन भी रहा है और यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार भी रही है, यानी दोनों तरह का शासन यहाँ पे रहा है। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना जो है बहुत प्रभावशाली है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे सेना ज़्यादा ताकतवर है। लोकतांत्रिक सरकार अगर बनती भी है तो वो केवल नाम की सरकार होती है, असली जो सत्ता होती है ना वो सेना के हाथ में ही होती है। यही कारण है कि यहाँ पे बार बार सैन्य शासन जो है वो लोकतंत्र को कुचलता रहता है और हमेशा सेना का शासन ही आपको देखने को मिलता है। ऐसा ही बांग्लादेश में होता है, ठीक है। सर्वप्रथम देश की बागडोर जो है पाकिस्तान की बात करें तो जनरल अयूब खान ने ली, यानी सबसे पहले जनरल अयूब खान के हाथ में सत्ता गई थी। इसके बाद फिर जनरल याहिया खान ने शासन चलाया, फिर जनरल जियाउल हक ने शासन चलाया, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने चलाया। बीच में इनकी कुछ लोकतांत्रिक सरकार भी रही पर वो लंबे समय तक नहीं चल पाई। और ये जो जनरल आप पढ़ रहे हो ना, ये सब सैनिक है, यानी ये सब सेना का ही शासन है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे शासन रहा है। आगे देखते हैं। कुछ समय के लिए जुल्फिकर अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार चली, यानी इन्होंने लोकतांत्रिक सरकार बनाई थी। किसने? जुल्फिकर अली भुट्टो ने, बेनजीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने। लेकिन बहुत लंबे समय तक इनका शासन नहीं चल पाया है, ये याद रखना है। जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, लेकिन 2017 में उन पे भ्रष्टाचार के मामले चल गए, ठीक है। और फिर उनकी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने उनको दोषी ठहरा दिया और उनको सजा दे दी और उनको पद से हटा दिया, ठीक है। फिर जुलाई 2018 में पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, इमरान खान जो है वो चुनाव को जीतते हैं और फिर से यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बनती है। और 11 अप्रैल 2022 को यहाँ पे शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते। तो आप देखोगे यहाँ पे लोकतंत्र भी रहा है और सैनिक का शासन भी रहा है, ठीक है। दोनों तरह का शासन यहाँ पे चलता रहता है। अब बात करेंगे पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के कारण। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं रह पाता? क्यों कभी सेना का शासन आ जाता है, कभी लोकतंत्र आ जाता है, परमानेंट लोकतंत्र क्यों नहीं रह पाता? तो इसके पीछे कुछ कारण है और ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेना का, धर्मगुरु जो है यहाँ के इनका, और जो भूस्वामी है, ठीक है, इनका यहाँ पे हमेशा से दबदबा है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा। और एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि भारत के साथ ना हमेशा जो पाकिस्तान के संबंध है वो तनावपूर्ण ही रहते हैं। और पाकिस्तान इसी कारण पाकिस्तान में सेना समर्थक समूह जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर क्या है कि पाकिस्तान के जो राजनीतिक दल है ना वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है यहाँ पे, तो एक ये भी रीज़न है। फिर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी इनको नहीं मिला। अमेरिका या जो पश्चिमी देश है इन्होंने अपने स्वार्थ के फायदे के लिए यहाँ पे सैनिक शासन को खूब बढ़ावा दिया। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट हो जाते हैं जो आपको इसके आंसर में लिखने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो ये तो हो गया हमारा पाकिस्तान वाला टॉपिक। अब है हमारा बांग्लादेश का, ठीक है। तो देखिए बांग्लादेश को समझते हैं। तो बांग्लादेश आपको पता है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था उस समय देश का बंटवारा हो गया था। पाकिस्तान जो थे वो 2 बना दिए गए थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ना, यही बाद में जाके क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया, ठीक है।
तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, और यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बना था। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो समझिए 1947 से लेके 1971 तक बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, और 1947 से 1971 तक इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी राज के समय में बंगाल और असम जो क्योंकि भारत से ही टूट के बना है ना, तो जो असम का हिस्सा है, ठीक है, और जो बंगाल का हिस्सा है, इनको काट कर, यानी तभी तो आप देखते हो ना पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा जो था वो उधर चला गया था, और पश्चिमी बंगाल वाला हिस्सा जो है भारत में रह गया था। इसीलिए पश्चिम बंगाल कहा जाता है भारत के बंगाल को। क्यों? क्योंकि पश्चिमी हिस्सा ही भारत में आया था, पूर्वी हिस्सा तो पाकिस्तान में चला गया था, जो कि आज के समय में बांग्लादेश है। तो यहाँ पे क्या है, बंगाल और असम के जो टूटे हुए हिस्से थे वो पूर्वी पाकिस्तान में चले गए थे, उनसे ये क्षेत्र बना था। यहाँ के जो लोग थे, अब देखिए समस्या क्या आ रही थी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों ही पाकिस्तान बना दिए गए थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो अपना दबदबा बनाना चाहता था पूर्वी पाकिस्तान पे। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम रहते थे, और ये उर्दू भाषा, मुस्लिम उधर भी थे, ठीक है, लेकिन वो असम और बंगाली संस्कृति से जुड़े हुए थे, जो उधर के थे पूर्वी पाकिस्तान के। ठीक है, जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे ये उर्दू भाषा इन पे थोप रहे थे, लाद रहे थे। इस क्षेत्र के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, तो इन्होंने इसके खिलाफ क्या करा, एक आंदोलन शुरू कर दिया, यानी विरोध शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। और यहाँ की जनता ने राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की भी मांग उठाई थी, और पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ इन्होंने जन संघर्ष किया, यानी एक आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व जो था वो शेख मुजीबुर रहमान ने करा था। ठीक है, शेख मुजीब इनको शॉर्ट में कहा जाता है। इनके नेतृत्व में क्या हो गया, आंदोलन शुरू हो गया। 1970 के चुनाव में शेख मुजीब जो थे वो, उनकी पार्टी थी आवामी लीग, ये पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें जीत गई। ठीक है, और आवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान में बहुमत भी हासिल हो गया, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा रहता था, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो ये चाहता था कि उनके अकॉर्डिंग पूर्वी पाकिस्तान चले। तो इसी चीज को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया, और ऐसे में शेख मुजीब जो थे इनको गिरफ्तार करवा लिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया। जनरल याहिया खान सत्ता में थे, उन्होंने क्या करा, इनकी जो सेना थी, ठीक है, पाकिस्तानी जो सेना थी, इसने पूर्वी पाकिस्तान के अंदर एंट्री करी और यहाँ के आंदोलन को कुचलने की कोशिश शुरू कर दी। बहुत सारे लोग जो थे उस समय में मारे गए थे सेना के हाथों में। तो उसी समय में बहुत सारे लोग भारत की तरफ भाग के आ रहे थे, पलायन कर रहे थे भारत में। ठीक है, ऐसे में जब भारत की तरफ आ रहे थे, तो ऐसे में फिर भारत ने भी क्या करा, अपना रुख क्लियर कर दिया कि वो पूर्वी पाकिस्तान को समर्थन करेंगे, और पूर्वी पाकिस्तान को समर्थन करा और उसके साथ आ गए और उसको एक अलग स्वतंत्र देश बनवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान पहले बोला जाता था उसको एक नया देश बना दिया जाता है, जिसका नाम क्या हो जाता है, बांग्लादेश। ठीक है, तो यानी कि युद्ध की जब समाप्ति हो जाती है तो एक नया देश बन जाता है जिसको बांग्लादेश कहा जाता है। और फिर बांग्लादेश जो है यहाँ पे बहुदलीय चुनाव पे आधारित प्रतिनिधित्व मूलक जो लोकतंत्र है वो कायम हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझोगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह पे लोकतंत्र भी रहा है और सेना का शासन भी रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग और संघर्ष के मुद्दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ मुद्दों पे सहमति है और कुछ मुद्दों पे सहमति नहीं है, यानी कि असहमति है। तो सहमति किन किन बातों पे सहमति हो रही है ये देखो। तो आपदा प्रबंधन के मुद्दे में दोनों सहमत है, पर्यावरण के मुद्दे में सहमत है, लुक ईस्ट या जो एक्ट ईस्ट की नीति है, पॉलिसी है, उसमें भी सहमति बन गई है। दोनों के बीच में व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें भी सहमति है। लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसमें जो जल को लेकर जो जल के हिस्से को लेकर जो बंटवारे को लेकर जो विवाद है, ये दोनों के बीच में असहमति का मुद्दा है। भारत में क्या है, इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी आके बस गए हैं, ये एक विवाद का मुद्दा है दोनों के बीच में। भारत विरोधी जो कट्टरपंथी इस्लामी जमात है, इसका समर्थन कौन करता है, बांग्लादेश इसको समर्थन करता है, तो ये इसको लेकर विवाद है। भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने के फैसले को लेकर भी इनके बीच में विवाद है। तो कुछ मुद्दों पे सहमति और कुछ मुद्दों पे असहमति है। ठीक है, तो ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका बांग्लादेश वाला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है नेपाल। नेपाल इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए नेपाल को समझते हैं। तो नेपाल से ना मेनली यही क्वेश्चन आता है कि नेपाल में किस प्रकार लोकतंत्र बहाल हुआ, क्योंकि देखिए नेपाल जो है पहले यहाँ पे राजा का शासन होता था, ठीक है, आप कह सकते हो कि यहाँ पे राजतंत्र होता था। तो राजतंत्र से कैसे लोकतंत्र बनाए, पूरी स्टोरी आपको बतानी है। नेपाल में किस प्रकार राजतंत्र से लोकतंत्र बहाल हुआ, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। नेपाल की बात करते हैं हम, तो नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा है, यानी यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र रहा है, राजा का शासन रहा है। राजनीतिक दलों और आम जनता और उत्तरदायी शासन की मांग के बावजूद राजा ने सेना की सहायता से शासन पे पूरा नियंत्रण स्थापित किया। अब देखिए क्या था, यहाँ पे राजा का शासन था, संविधान के अनुसार राजा का शासन था। तो यहाँ पे कुछ राजनीतिक पार्टियां भी थी और जो कि राजा के लिए एक उत्तरदायी शासन की मांग कर रही थी। यहाँ की आम जनता भी चाहती थी कि बेहतरीन शासन व्यवस्था हो, लेकिन राजा के पास क्या थी, सेना थी, और सेना के दम पर राजा ने पूरे नेपाल को अपने कंट्रोल में किया हुआ था, ठीक है। लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हो जाता है नेपाल के अंदर। इस कारण 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की जो मांग थी ना, जो डिमांड थी, जो जनता कर रही थी, तो राजा क्या देते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। फिर लोकतांत्रिक सरकारों के सामने कई समस्याएं आई। तो यहाँ पे लोकतंत्र वाली बात मान तो ली गई, लेकिन कई सारी समस्याएं इनके सामने आती है। अब देखते हैं 1990 के दशक में देश के कई भागों में माओवादी अपना प्रभाव जमाने में सफल रहे। यहाँ ये जो भारत में नक्सलवाद है ना, ये इन माओवादियों से ही प्रभावित है। ये राजा की सेना से माओवादियों का खुला संघर्ष चला। एक तरफ राजा की सेना थी, दूसरी तरफ माओवादी लोग थे, इनके बीच में खूब लड़ाई युद्ध चले। कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक लोग यानी जो यहाँ की आम जनता थी और माओवादी, इनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष चला। फिर 2002 में क्या होता है कि राजा ने संसद को भंग कर देते हैं राजा यहाँ के, और सरकार जो थी उसको गिरा दिया, और जो पहले थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा हुआ था वो भी इन्होंने यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। फिर अप्रैल 2006 में क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन होता है, यानी कि पूरे नेपाल में सभी लोग जो हैं वो राजा के खिलाफ हो जाते हैं और लोकतंत्र के समर्थन में बहुत बड़ा आंदोलन कर देते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं। फिर इसके परिणाम स्वरूप राजा ज्ञानेंद्र जो थे वो मजबूर होकर संसद को बहाल कर देते हैं, वापिस से जो संसद इन्होंने गिरा दी थी उसको बहाल कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रदर्शन होता है इसमें 7 दल, जिसको 7 पार्टी अलायंस कहते हैं, 7 दलों का यानी 7 पार्टियों का गठबंधन, प्लस में माओवादी लोग, प्लस में जो सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता थी, ये सारे के सारे मिलकर इस आंदोलन को करते हैं। सब ने आंदोलन किया था। माओवादी समूह ने भी बोल दिया कि अब हम, मतलब जब राजा ने उनकी बात मान ली तो इन्होंने बोल दिया कि अब हम जो लड़ाई झगड़े वाला रास्ता अपना रहे थे उसको नहीं अपनाएंगे, ठीक है। और 2008 में नेपाल में राजतंत्र जो था वो खत्म कर दिया जाता है और यहाँ पे लोकतांत्रिक इसको गणराज्य बना दिया जाता है। और 2015 में नेपाल में नया संविधान भी बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, नेपाल ने लोकतंत्र तो बोल दिया, संविधान भी नया बना दिया, लेकिन इसका संविधान जो है कई बार बदला जा चुका है, ठीक है। संविधान जो है सफल नहीं हो पाता है, बनाया फिर सफल नहीं हुआ, फिर दोबारा बनाया, फिर नहीं सफल हुआ, फिर बनाया, इस तरीके से ये चलता रहा। तो ये तो थी नेपाल की कहानी, इसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नेपाल से। नेक्स्ट है आपका टॉपिक श्रीलंका। चलिए श्रीलंका के जातीय संघर्ष को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो देखिए श्रीलंका, आप देखोगे जब भारत में जो दक्षिण भारत है, ठीक है, वहाँ पे एक छोटा सा आपको इस तरीके से देश दिखाई देता है, इसको श्रीलंका है कहा जाता है, ठीक है। श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो था सिलोन, इसको पहले सिलोन कहा जाता था, ठीक है। और ये 1948 में आज़ाद हुआ था। तो चलिए समझते हैं। उन श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंगली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय में जातीय संघर्ष है, ठीक है। श्रीलंका के जो मूल निवासी हैं, जो श्रीलंका के रहने वाले लोग हैं, उनको कहा जाता है सिंगली, और इनकी संख्या जो है वहाँ पे श्रीलंका में ज़्यादा है। लेकिन भारत के तमिल लोग जो हैं वो श्रीलंका में जाके बस चुके हैं, तो उन सिंगली लोगों के बीच में और भारत के जो बसे हुए तमिल लोग हैं उनके बीच में यहाँ पे जातीय संघर्ष चलता रहता है, ठीक है। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय जो सिंगली हैं, ये भारत से आकर बसे तमिल लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और इनका विरोध करते हैं। सिंगली राष्ट्रवादी जो है, इनका ये मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, ठीक है, इनको कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ उठी है, क्योंकि वहाँ पे तमिलों के साथ गलत हो रहा है, तो जो तमिल लोग हैं वो क्या करते हैं, इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। और फिर 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, जिसको लिट्टे कहा जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे एक संगठन बनता है। तो ये समझिए, ये तमिल लोगों का एक संगठन है जो कि उग्र है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, शॉर्ट में इसको लिट्टे कहते हैं।
तो इनका, लिट्टे का और श्रीलंका की सेना का आपस में संघर्ष चलता है। एक तरफ तमिल के समर्थन वाले लिट्टे हो गए, दूसरी तरफ क्या है, सिंगली के समर्थन वाली उनकी सरकार और उनकी सेना हो गई। इनके बीच में संघर्ष चलता रहता है और इसने तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग कर दी। अब श्रीलंका में क्या है, कुछ हिस्से में तमिल लोग जो है वो ज़्यादा हो गए, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे उनके लिए एक अलग देश बना देना चाहिए। तो ये तो है यहाँ पे जातीय संघर्ष। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति हुई है, इसको आपको बताना है कैसे। तो देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंगली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के बीच में जातीय संघर्ष है, ये हमने पढ़ा है अभी, ठीक है, कि इनके बीच में विवाद है। लेकिन ये होने के बावजूद भी यहाँ पे आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा उन्नति हुई है, प्रगति हुई है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है ये समझते हैं। तो देखिए, श्रीलंका जो है जनसंख्या की वृद्धि दर पे इसने पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया है। तो दक्षिण एशिया के देशों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले अपनी जनसंख्या की जो तेजी से बढ़ रही थी जनसंख्या, उस पर नियंत्रण करने वाला देश श्रीलंका है। फिर दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण करने वाला देश भी श्रीलंका है। उदारीकरण मतलब लिबरल बना दी अर्थव्यवस्था। उदारीकरण का मतलब होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था बना देना जिसमें व्यापार के जो नियम होते हैं वो आसान हो जाते हैं, खासकर बाहरी देशों से। अगर एक देश से दूसरे देश का जो व्यापार का नियम होता है उसको सरल बना दिया जाता है, जिसको उदारीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसने उदारीकरण करा। फिर श्रीलंका का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा का मतलब यहाँ पे ये ध्यान देना कि इस देश का जो क्षेत्रफल है, इस देश की जो जनसंख्या है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बाकी अगर भारत वगैरह से ऐसे तुलना करोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है कि संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए यहाँ पे क्या है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष है। एक तरफ सिंगली लोग हैं तो दूसरी तरफ तमिल लोग हैं और इनके बीच में विवाद है और कई बार ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब होने के बाद भी यहाँ पे जो लोकतंत्र है वो आज तक कायम है, ठीक है। तो ये अच्छा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया श्रीलंका का। नेक्स्ट है, ये आपका श्रीलंका पढ़ लिया, भारत पाकिस्तान पढ़ लिया और बांग्लादेश पढ़ लिया। अब एक टॉपिक और है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष यानी कि जो विवाद है, जो लड़ाई झगड़ा है, वो क्यों है। तो इसके कई सारे कारण हैं। क्या क्या कारण है आपको ये बताने। तो देखिए, एक तो है कश्मीर विवाद। कश्मीर जो है हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित मुद्दा रहा है। पाकिस्तान कश्मीर पर अपना दावा करता है। पाकिस्तान क्या कहता है कि कश्मीर जो है वो उसका है, लेकिन जो कश्मीर है ये किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। और आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर एक युद्ध भी हुआ था और इसमें कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, जिसको POK कहा जाता है, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। और दूसरा विवाद का कारण है नदी जल विवाद। दोनों देशों के बीच में सिंधु नदी जल विवाद प्रमुख है। 1960 में विश्व बैंक की सहायता से इसको सुलझा लिया गया था, लेकिन फिर भी कभी कभी इस पर कुछ विवाद हो जाते हैं। इसके बाद है आतंकवाद। आतंकवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का मेन कारण है। पाकिस्तान की तरफ से जो भारत विरोधी गतिविधि करते हैं उनको खूब बढ़ावा दिया जाता है। वो इनको ट्रेनिंग देते हैं, आतंकवादियों को पैसा देते हैं, हथियार देते हैं और उनको उनका ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है, भारत के खिलाफ। तो ये आतंकवाद का मुद्दा जो है हमेशा से बीच में रहा है। नेक्स्ट है भारत विरोधी गतिविधि। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI और बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में और भारत विरोधी जो अभियान है इसमें संलग्न होने पे विवाद है। कई बार ऐसा होता है कि भारत में कुछ आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलती है तो वो उसके तार जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े मिलते हैं, ठीक है। तो और ISI से मिलते हैं। आगे देखते हैं सर्किक रेखा जो है इस पे विवाद। तो गुजरात में एक जो जगह है कक्ष में एक जगह है रण, ठीक है, रण ऐसे है रण। यहाँ पे एक सर्किक रेखा है, यहाँ पे क्या है, सीमा विवाद है उसको लेकर, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का है, जबकि वो भारत के गुजरात वाले हिस्से में आता है, ठीक है। तो ये विवाद का कारण है। यहाँ पे कुछ संसाधन है जिसके कारण दोनों के बीच में विवाद है। फिर है सियाचिन ग्लेशियर विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन जो ग्लेशियर है इसको लेकर भी विवाद रहा है और तनातनी रहती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध भी हो चुके हैं। 1947-48 में एक युद्ध हो गया था कश्मीर मुद्दे को लेकर, जिसमें कश्मीर का कुछ हिस्सा POK बन गया था, यानी पाकिस्तान में चला गया था। फिर दूसरा युद्ध 1965 में हुआ था जिसमें पाकिस्तानी तरफ से आक्रमण हुआ था। उस समय में लाल बहादुर शास्त्री थे प्राइम मिनिस्टर।
तीसरा हुआ था 71 में बांग्लादेश वाला, जो मैंने अभी आपको बांग्लादेश वाला बताया है। ये पूर्वी पाकिस्तान जो था ये बांग्लादेश बन जाता है इसी युद्ध के बाद से, ठीक है। इस समय में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। फिर चौथा युद्ध जो है 1999 में हुआ था, यानी 1999 में हुआ था, जो कि कारगिल युद्ध है। इंपॉर्टेंट है, ये चारों याद रखना है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण भी किया था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान देना। दोनों ने परमाणु परीक्षण किया था 1990 के दशक में। तो भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। पाकिस्तान ने भी कुछ दिनों के अंदर चगाई की जो पहाड़ियाँ हैं बलूचिस्तान की तरफ, वहाँ पे परमाणु परीक्षण किया था अपना, ठीक है। और दोनों के बीच में एक समझौता भी है, सिंधु नदी जल समझौता, ये भी याद रखना है। 1960 में हुआ था और विश्व बैंक की सहायता से हुआ था। इस पे उस समय में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये भारत की तरफ से थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे, इन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। ये समझौता याद रखना, सिंधु वाला। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, ठीक है। और एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, देखिए वैसे सेकंड बुक में आपको ये मिलेगा, पर आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में दो समझौते और हुए थे, ताशकंद समझौता और शिमला समझौता। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। कैसे याद रखना है? 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके एक साल के बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री गए थे ताशकंद में और उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी और आज तक पता नहीं लग पाया क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये ताशकंद समझौता वो वाला है। और फिर क्या होता है कि 1971 में बांग्लादेश संकट वाला भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, जो कि मैंने आपको बताया। उसके ठीक एक साल के बाद 1972 में एक समझौता होता है जिसको शिमला समझौता कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों घटनाओं को कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका भारत और उसके पड़ोसी देश। तो भारत और उसके पड़ोसी देश, पाकिस्तान के साथ पढ़ लिया हमने, नेपाल के साथ पढ़ लिया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। अब देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते देख लेते हैं, तो वो सहमति और असहमति वाले पॉइंट आ जाएंगे जो मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर रहा, इसको समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं भारत और नेपाल के बारे में। तो भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई है, एक समझौता हुआ है। इसके तहत क्या है, दोनों देश के नागरिक जो हैं एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के आराम से आ जा सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच में समझौता है। और खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच में अतीत में व्यापार को लेकर कुछ मुद्दों पे मनमुटाव भी हो गया। और एक कारण जो है भारत और नेपाल के बीच में विवाद का, वो है चाइना। कैसे? देखिए चाइना जो है, चीन जो है, वो नेपाल से दोस्ती रख रहा है, नेपाल के साथ। इसको लेकर भारत सरकार जो है वो ज़्यादातर नाराज़ रहती है। नेपाल सरकार भारत विरोधी जो तत्व है उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती है, जिससे भी भारत की सरकार जो है वो नाराज़ रहती है। और नेपाल में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भारत की जो सरकार है वो नेपाल के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रही है, उसके नदी जल या जो पनबिजली जो परियोजना है उस पर आंख गड़ाए हुए, ठीक है। ये हो जाएगा एक मुद्दा। और भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण भी हुए, और विभेद होने के बावजूद भी दोनों के बीच में व्यापार है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन के मामले में दोनों एक साथ आ गए हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई है, उससे भी लगता है कि दोनों देशों के बीच में रिलेशन जो है और अच्छे हो जाएंगे। तो ये भारत का नेपाल के साथ हो गया। अब ऐसे ही देखो भारत का श्रीलंका के साथ भी समझो। तो श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंध में तनाव जो है, आपको पता है तनाव का जो मेन कारण है वो है जातीय संघर्ष। श्रीलंका के सिंगली और भारत के तमिल जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके बीच में विवाद रहता है, ठीक है। जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो तो उसे मारा जा रहा हो, तो ऐसे में भारतीय नेता और जनता को तटस्थ रह पाना असंभव है, क्योंकि वहाँ पे तमिलों के साथ गलत हो रहा था। तो ऐसे में जो भारत में तमिल रहते हैं वो विरोध कर रहे थे भारत का। क्यों? कह रहे थे कि भाई हमारे लोगों के साथ, हमारे भाइयों के साथ श्रीलंका में गलत हो रहा है और हमारी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। तो इसीलिए 1987 में सैन्य हस्तक्षेप के बाद भारतीय सरकार जो है श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। क्या हुआ कि भारत की सरकार ने क्या किया था, श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। शांति सेना किस लिए भेजी थी? वहाँ पे समझौता कराने के लिए। लेकिन श्रीलंका ने उसको गलत समझ लिया। श्रीलंका की जनता को लगा कि भारत हमारे देश में सेना भेज के हमारे जो अंदरूनी मामले में दखलंदाजी कर रहा है। तो ये कुछ मुद्दा हो गया था और तनाव ज़्यादा हो गया था, ठीक है। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच में कुछ मुक्त व्यापार के समझौते हुए हैं, जिससे कि व्यापार हो रहा है। दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत हुए हैं, मधुर हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये आप रिलेशन बता सकते हो भारत और श्रीलंका के। इसके बाद है भारत और भूटान। तो देखिए भूटान एक छोटा सा देश है और इसके साथ हमारे रिश्ते जो है अच्छे हैं। भूटान की जो सरकार है इसके साथ हमारा कोई झगड़ा वगैरह नहीं है। मेन भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गुर्रिल्ले
इसको भूटान ने खदेड़ भगाया। यानी कि देखिए क्या था, भूटान की धरती से कुछ उग्रवादी लोग थे जो कि भारत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो जब भूटान की सरकार को पता लगा तो उन्होंने अपने देश से उनको भगा दिया। तो इससे भारत की सरकार को काफ़ी मदद मिली। ठीक है, भारत भूटान में पन बिजली की बड़ी योजनाओं में हाथ बटा रहा है। जो पन बिजली की योजना है तो भारत उसमें हेल्प कर रहा है। और इस देश के विकास काम के लिए सबसे ज़्यादा जो पैसा देता है ना वो भारत ही देता है, क्योंकि भूटान जो है ना काफ़ी गरीब देश है। ठीक है, इसके बाद है भारत और मालदीव। मालदीव के साथ भारत के संबंध जो है वो ठीक ठाक है। और 1988 में क्या हुआ, श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिक जो थे वो मालदीव पे आक्रमण कर देते हैं। ऐसे में मालदीव की सरकार जो है आक्रमण को रोकने के लिए भारत से मदद मांगती है। तो भारत को जब पता लगता है तो भारत ने तुरंत अपनी सेना भेज दी और वहाँ पे उनको बचाया। ठीक है, इसके बाद क्या है, भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास में, पर्यटन में और मत्स्य उद्योग में काफ़ी मदद की है। तो ये तो हो गया मालदीव। मालदीव के बारे में और थोड़े से 2-4 पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए मालदीव जो है 1968 तक एक सल्तनत था और ये बाद में एक रिपब्लिक बन जाता है और यहाँ पे अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है उसके द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, 2005 के जून में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया। बहुदलीय का मतलब है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ की जो मेन पार्टी है जिसका प्रभुत्व रहता है वो है MDP। MDP यानी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, इसका प्रभुत्व रहता है। और ये हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए दक्षिण एशिया के जो देश हैं यहाँ पे अलग अलग तरह का शासन है। आपने देखा पाकिस्तान बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र है तो कभी सेना का शासन है। भारत श्रीलंका में आपने देखा तो लोकतांत्रिक सरकार है। नेपाल में आप देख रहे हो राजतंत्र से लोकतंत्र हुआ है। ठीक है, ऐसे ही भूटान में आपको हर जगह अलग अलग तरह की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या हुआ, दक्षिण एशिया के देशों के बीच में, जनता के बीच में एक सर्वे कराया गया। ठीक है, सर्वे कराया गया 5 देशों में। कौन कौन से देश थे, एक तो बांग्लादेश था, एक भारत था, एक नेपाल था, एक पाकिस्तान था, श्रीलंका था। इसमें ये सर्वे कराया गया था कि बताइए कि शासन की बेहतरीन व्यवस्था कौन सी है, लोकतंत्र अच्छा है या सेना का शासन अच्छा है या राजा का शासन अच्छा है। इस तरीके से सर्वे कराया गया। तो ज़्यादातर जो लोग थे वो लोकतंत्र को समर्थन करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र को उन्होंने समर्थन करा था। तो ये हो गया। अब बात करेंगे लास्ट टॉपिक पे। आखिरी टॉपिक है हमारा शांति और सहयोग। तो अनेक संघर्षों के बाद भी दक्षिण एशिया के देश में आपस में दोस्ताना रिश्ते भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों ही सहयोग के महत्व को समझते हैं। ठीक है, सारे देश जो है आपस में समझते हैं इस चीज़ को। फिर क्या है कि शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पे भी हुए हैं। और सार्क, दक्षेस, इसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहा जाता है, जिसको सार्क कहा जाता है। इसको शॉर्ट में दक्षेस भी कहा जाता है, लेकिन मैं आप इसको पूरे को सार्क कहूँगा बार बार। ठीक है, तो सार्क ही आपको याद रखना है। तो देखिए जो साउथ एशिया के देश हैं, दक्षिण एशिया के देश हैं, इन्होंने आपस में सहयोग करने के लिए एक संगठन बनाया जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं। कब बनाया गया था ये, 1985 में बनाया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नेपाल के काठमांडू में है। तो ये याद रखना है। आगे समझते हैं। दक्षिण एशिया के देशों के बीच में आपसी मतभेद जो है, ठीक है, इसी जो आपसी मतभेद की मौजूदगी है, इसी कारण सार्क जो है ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। अब देखोगे आपने, मैंने आपको कल वाले चैप्टर में आसियान बताया था। आसियान में क्या बताया था कि आसियान जो है कामयाब संगठन है। क्यों, क्योंकि इन्होंने आपसी विवाद को सुलझा लिया है बातचीत के जरिए। लेकिन सार्क जो है आपसी विवाद को नहीं सुलझा पाया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद रहता है, भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद रहता है, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में विवाद रहता है। तो ये सुलझा नहीं पाया है। सार्क के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा पे दस्तखत किए। अब ये साफ्टा जो है ये क्यों बनाया गया था, साफ्टा का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जो पूरा दक्षिण एशिया है ना, इसको एक फ्री ट्रेड जोन बना दें, यानी कि इसको मुक्त व्यापार वाला क्षेत्र बना दें। यहाँ पे आपस में सभी देश एक दूसरे से मुक्त व्यापार कर सकें। और ये समझौता जो है 1 जनवरी 2006 से लागू भी हो गया है। और इस समझौते का लक्ष्य क्या था कि इन देशों के बीच में आपसी व्यापार में जो लगने वाला जो टैक्स है, जो शुल्क लगता है, वो कम कर दिया जाए या धीरे धीरे करके उसको बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। ठीक है, कुछ छोटे देश जो हैं वो इस चीज़ को सही नहीं मानते। वो कहते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत जो है उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है और व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज को, उनकी राजनीति पे प्रभाव डालना चाहता है। ऐसा छोटे देश सोचते हैं। ठीक है, लेकिन भारत क्या सोचता है, भारत ये सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के सभी देशों को फ़ायदा होगा, क्योंकि देखो जो व्यापार होगा वो सभी देशों के बीच में होगा, तो फ़ायदा भी सभी को होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक को फ़ायदा होगा।
और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पे भी सहयोग होगा, विभिन्न देशों के बीच में संबंध जो है वो सुधर जाएंगे। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए भारत को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि भारत का ऑलरेडी भूटान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। यानी भारत और भूटान आपस में व्यापार करते हैं, भारत और नेपाल आपस में व्यापार करते हैं, भारत और श्रीलंका आपस में व्यापार करते हैं। ठीक है, तो पहले से इनके समझौते तो हैं ही, तो फिर साफ्टा के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो को 2 बार देखो, कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।